हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक हैबिट्स का समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। मेरी कहानी। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिनों की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे इतनी तेज़ी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभलता उससे पहले ही वह मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेज़ी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरे नाक को खराब करके उसे यू के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन उभर गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थी और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे थे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से जख्मी था। मेरे टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधे के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू किया। पूरे मैदान को पार करके और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। किसी ने महसूस नहीं किया कि हर मिनट कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में आए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा वर्ष चल रहा है? मेरा जवाब था 1998, जबकि वह 2002 का वर्ष था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का नाम क्या है? ओह, मैं अचकचा गया। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पैटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं यह नहीं देख सका कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरा शरीर मस्तिष्क की सूजन झेल नहीं सका और एम्बुलेंस आने के पहले ही मैं अपने होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल ले गया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निगलने एवं सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला लिया कि स्थानीय हॉस्पिटल मेरे मामले को देखने के लिए सुसज्जित नहीं है और उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से निकालकर हेलीपैड की ओर ले गया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर ढकेला तो स्ट्रेचर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरे सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हेलीकॉप्टर में ले गई। मेरे पापा घर गए और उन्होंने मेरे भाई बहन को यह जानकारी दी। जब वे मेरी बहन को बताने लगे तब उनके आंखों से आंसू निकल पड़े कि वे उस रात मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह गए। मेरे भाई बहन को परिजनों के पास छोड़ने के बाद वे सिनसिनाटी में मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए और मुझे भीतर ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी हड्डियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की स्थिति नहीं थी। मुझे तीसरे दिन तक बार बार जकड़ने की शिकायत के चलते चिकित्सकीय परीक्षण के लिए कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया था। मेरे मम्मी पापा इस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वह इसी इमारत की भूतल पर उसे लाए थे। तब मैं 5 वर्ष का था और मेरा भाई 6 माह का। 2.5 वर्ष के केमोथेरेपी के उपचार व मेरुदंड बोन मैरो की बायोप्सी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते वहां से निकल आई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरे मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आ गए थे। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरे मम्मी पापा की मदद के लिए भेजा। यह वही पादरी थे जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय आए थे।
दिन ढलकर रात हो चुकी थी। मुझे जीवित रखने के लिए कई मशीनों का सहारा लिया गया था। मेरे माता-पिता हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए थकान होने की वजह से लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि यह मेरे जीवन का सबसे खराब रात था। मेरी सेहत में सुधार होना। मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब तक डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल लिया। अंततः जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही है। तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान मुझसे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में ज़ोर से सूंघिए। ऐसा करने से मेरी गंध लेने की शक्ति लौट आई, लेकिन तब सब चकित रह गए कि जैसे ही मैंने सांस लेकर खींचा तो मेरी आँखों के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेज़ी से हवा पहुँचने से मेरी बाईं आँख बाहर आ गई। आँखों का गोल भाग किसी सॉकेट से फूलकर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑप्टिक तंत्रिका ने पकड़ कर रखा था। जब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगी, लेकिन यह कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी शल्य क्रिया होनी थी, जिसे मुझे ठीक होने में कुछ और समय लग जाता। मुझे ऐसा लग रहा था मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूँ। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी। चेहरे पर करीब आधा दर्जन अस्थियाँ टूटी हुई थी और बाईं आँख फूली हुई। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया है। हफ्तों तक मुझे सब कुछ दो दिखाई देता था। मैं सीधा नहीं देख पाता था। 1 माह से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में 8 माह लग गए, तब मैं कार चला सका। शारीरिक उपचार में मुझसे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधी लकीर पर चलना। मैं दृढ़ था कि मेरी चोट मुझे अवसाद में ना भर दे, लेकिन कुछ पल थे जिसमें मैं निराश होता था, जबकि कुछ में उत्साह से भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो यह जानकर मुझे पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत मुझे करनी होगी। यह खेल मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनल के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना इसे पेशेवर तरीके से खेलने का था। महीनों के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीज़न शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिसे यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष के टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेल में लगाया हो, उसे इस तरह से अलग करना अपमानजनक था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब यह हुआ था। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। वर्ष भर के आत्मसंदेह के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो सका, लेकिन मैं मैदान में बहुत ही कम जा सका। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी बेसबॉल में मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से एक गेम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। हाई स्कूल में मेरे खराब करियर के बाद भी मैं यह विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि यदि हालात सुधारने हैं तो इसके लिए मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। यह नया आरंभ था। यही वह स्थान है जहाँ मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतों में कितना विस्मयकारी सामर्थ्य रहता है। आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला। हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तो भी रोमांचित था। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया था। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली नहीं थी, तो मैंने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना शुरू किया। मेरे मित्र देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैंने रात को जल्द सोने की आदत बना ली।
कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी दिखा। मेरे अध्ययन की आदतें सुधर गई और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार ए ग्रेड्स मिले। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होती है। ज़्यादातर मामलों में यह स्वतः ही हो जाता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे वैसे मैं छोटी छोटी आदतों को निरंतर जोड़ता गया। ये आदतें अंततः मुझे ऐसे परिणामों की ओर ले गई जो उस समय अकल्पनीय थी जब मैंने शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफ़ा लाइट वेट लिफ्टिंग करने को अपनी आदत में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट 4 इंच की काया 77 केजी से बढ़कर 91 केजी हो चुकी थी। जब द्वितीय वर्ष के सत्र की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिचिंग स्टाफ में स्थान मिल गया। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन चुना गया और सीज़न पूरा होने पर मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीज़न खत्म होने तक मेरे सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतों में वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया था। जब मुझे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया था और कोमा में रखा गया था, उस घटना के 6 वर्ष बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट चुना गया और मेरा नाम ESPN एकेडमी ऑल अमेरिका टीम में था। पूरे देश में यह सम्मान मात्र 33 खिलाड़ियों को दिया गया था। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ, तब तक मेरा नाम स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया गया। इसी वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। सुनने में यदि यह आपको डींगे मारने जैसा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय या ऐतिहासिक नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उस वर्ष को मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है मैंने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया था जो दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया था और मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक में जो विचार हैं वे क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी मदद भी करेंगे। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट लगना मेरे जीवन की चुनौती में से एक था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया। पहले जो बदलाव छोटे और कम महत्व के लगते थे, उन्हें वर्षों तक करते रहने पर वे जुड़कर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इन्हीं आदतों से आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से कुछ भी संभव है। हो सकता है कि कुछ लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक मेरी यात्रा में एक ही नहीं अनेक अहम क्षण थे। विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चला। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वह था छोटे से शुरू करना। कुछ वर्ष बाद जब मैंने अपना स्वयं का कारोबार शुरू किया, तब वह इसके बाद और इस पुस्तक के लेखन में भी मैंने यही रणनीति अपनाई। यह पुस्तक आपको कैसे फ़ायदा देगी? उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी आदतों पर आश्रित होना पड़ा ताकि मैं जिम में मजबूत हो सकूं, मैदान में अच्छे स्तर पर प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य कर सकूं, एक सफल कारोबार चलाऊं और सहजता से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकूं। छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं को उभारा और चूंकि आपने यह पुस्तक हाथ में ली है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप भी अपने भीतर निहित क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। बाद के पेजों में मैं हर पायदान पर आपको बेहतर आदतें बनाने की योजना बताऊंगा। कुछ दिन
या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। विज्ञान यद्यपि उन सब बातों को सही मानता है जो मैंने लिखी है, लेकिन फिर भी यह मात्र अकादमिक शोध पत्र नहीं है। यह काम में लागू होने वाली उपयोगी लेखन है। आदतों को कैसे बनाना है और कैसे बदलना है, उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का विज्ञान भी इस तरीके से समझाया है जिसे समझना और अपनाना आसान है। मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है वे हैं बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और कई अन्य। ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको उन उत्कृष्ट लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे थे। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में की गई कई नई खोजों को भी बताया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा योगदान ऐसे विचारों का पता लगाना है जो सबसे ज़्यादा महत्व के हों और उनसे इस तरीके से जुड़ा जा सके जो अत्यंत ही सरल हो। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह पुस्तक आपको वह सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू करना है या आप क्या बदलना चाहते हैं। मैंने जो तरीके अपनाए वे सभी के लिए प्रासंगिक हैं जो हर पायदान पर सुधार चाहते हैं, फिर भले ही उनका लक्ष्य सेहत, पैसा, उत्पादकता, संबंधों या इन सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानव व्यवहार का प्रश्न है, तब तक यह पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी। चैप्टर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था में हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेसफोर्ड को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए गए थे। 110 वर्ष से किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर का प्रयोग में लाते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेसफोर्ड और ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदों का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेसफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो जब आप समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुका होगा। ब्रेसफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन कराया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान सही बना रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल में विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स के बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेसफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा लोशन तेजी से मसल्स को ठीक कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच सके। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए।
यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफ़ेद रंग का पेंट करा दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नज़र नहीं आते थे, जबकि उनके कारण अच्छे से तैयार हुए साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतना तेज़ी से आया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेसफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा बना लिया, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स पहले ब्रिटिश साइक्लिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 16 और 2017 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइक्लिस्ट ने 5 मरतबा टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की। ब्रिटेन के साइक्लिस्ट ने 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियन और 66 ओलंपिक अथवा पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्हें 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौड़ माना जाता है। यह कैसे होता है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतना मामूली लगता है कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से आप यह नज़रिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं? दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो आप शून्य के करीब हो जाते हैं। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव ज़बरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतना उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडरिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेज़ी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रों पर ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है।
यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलत हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट LAX से चलते हुए 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं तो वे न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन DC में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान ना जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जा सकता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भरे ही उल्लेखनीय ना लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पादन है। जीवन केवल एक बार बदलाव का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपकी अपने वर्तमान नतीजों के बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो जमा रखते हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आप खर्च करने की आदतें नहीं बदलेंगे तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपका वजन निर्धारित करती हैं। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखना है। आप जो दोहराते हैं वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे तो आपकी छोटे फायदे और छोटे नुकसान दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई में कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपके भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय को आपका शत्रु बना देंगी। आदतें दो धारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए ताकि आप इस दो धारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं।
यह स्थिति हर जगह देखने को मिल सकती है। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार की से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती हैं जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों अस्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता है तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना ज़रूरी होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। मैं इसे अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ़ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आप आज उछाल ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती हैं जैसे वर्षों से चल रहा था। लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है, भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता ही है। NBA के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा था। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ जो चट्टानों पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में यह 2 टुकड़े में बट जाती है और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा है, बल्कि पहले भी जो चल रहे हैं उनका भी असर होता है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकालता है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है, लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं
जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसा अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता था। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्य से बहुत कम लेना देना है। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फ़र्क है? यह एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रिया हैं जो आपको नतीजे की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप एक उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाना होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हारते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था होगी। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोर बोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाइए, व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करती है, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्या तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। समस्या 1, जीतने और हारने वाले के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उसे सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइक्लिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है
और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी ही वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें यह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो यह अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें, परिणाम खुद सुधर जाएगा। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूँ कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियाँ मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियाँ और बना लूँ या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो वह का टकराव पैदा करता है। या तो आप अपनी लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा आपने अपने दिमाग में शुरुआती वक्त में बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान कराती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी पड़ती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जो सोचा हो उसी से सफलता मिले। समस्या 4, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसीलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणाली के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल्य विषयों में से एक है। एटॉमिक यानी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित हैं, लेकिन आप
अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती हैं। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजे प्राप्त होते हैं। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं, हर एक मूल इकाई के रूप में होती हैं, जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती हैं, लेकिन जैसे ही यह एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं, तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स के मुहावरे का अर्थ है, नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। चैप्टर 2, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीज़ें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं, तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं। खास तौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूंगा। बाद के अध्यायों में मैं दूसरे बिंदु का उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह कि हम गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत, आपके परिणामों में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन में इस स्तर से जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणाली को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरे को देखने का तरीका। अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी स्तर से संबंधित होती हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रिया वे हैं जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब अस्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनाना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं।
जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से एक है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वह उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाए। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में भी नहीं सोचते। वे सिर्फ यह सोचते हैं कि मैं स्किनी होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो जाऊँगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे इस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है, वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं। उस नज़रिए को वे नहीं बदलते और ना ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते हैं तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका उत्तम उदाहरण है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बढ़ न जाए। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें नहीं चबाऊंगा, और इसने काम कर दिखाया, लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं। मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। यह पहली बार मैंने देखा था। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और इसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरा। इसी कारण से मैं अब गर्व से उनकी इतनी कद्र करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता है।
यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपनी बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपकी अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन हो जाएगा। सुधार तब तक अस्थायी रहती है जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाती जो आप हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका होता है उसे कभी प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपकी व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदतें बनाने से सभी पहलुओं की तरह यह भी दोधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता का असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं, जैसे मैं यह कर ही नहीं सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने के लिए अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान में जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं क्या हैं अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती हैं तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल हो रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रगति के लिए कुछ
भुला देना ज़रूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नज़रिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप अपनी पहचान के लिए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके लिए सहायक हो, और धीरे धीरे उन चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता जो आप में है वह हालात के अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वही आपकी आदतें हैं। जब आप अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेंसियांस से हुई है, जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसका साक्ष्य है। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने का साक्ष्य है। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ़ गिरने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं से के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखन का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को आलेख प्रकाशित कराता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी, मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे, या आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी के अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल गए हों। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है, अरे शायद यही वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करते हैं। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं।
सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं? इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगते हैं। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए एक साक्ष्य की ज़रूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहें जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ बदलेगा भी नहीं। यह एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या रहेंगे? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? यह बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला सकता है? उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद है। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने के बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद हो। यह प्रक्रिया इस तरह से मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोगी को ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरे एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चलकर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या
सलाद ऑर्डर करेगा। उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा। इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप्स से हमारा पहला परिचय कराती है। आपको आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों के बजाय आप मूल्य सिद्धांतों और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए जो कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। पहचान में बदलाव आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसा बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, वरन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवर की नौका के समान होगी और इसलिए हम यहाँ इसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने का सामर्थ्य आपके पास ही होता है। आपकी पहचान कोई जड़वट पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए या हर रात एक दांत चमकाने, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या हर दिन एक कपड़े पहनने जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसा कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्षरशः आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं।